हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, फिर कल तो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। पूरे दिन सुबह टीवी देखी होगी, टीवी में पूरा देखा होगा अयोध्या में कैसे कैसे राम जी की मूर्ति आई है, और शाम को पटाखे भी छुड़ाए होंगे। चलिए, आपने बहुत मज़े कर लिए हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं आजकल, तो अब हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं। प्रोनाउंस की 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं। आज ये लास्ट क्लास है, इसमें प्रोनाउंस आज कंप्लीट हो जाएगा। हम थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउंस, मैं आगे लिखना शुरू कर देती हूँ। प्रोनाउंस इज अ वर्ड दैट रिप्लेस a noun in a sentence। मतलब सेंटेंस मतलब वाक्य में जो शब्द नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ये कितने प्रकार के थे आपने पढ़ा था ना? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 8 में हम 6 पढ़ चुके हैं। फटाफट रिवीजन। सबसे पहले पढ़ा था हमने पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखूंगी, बस पर्सनल में कितने पर्सन थे? 3। पहला था फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है। और वी कैसे आता है? आई किसकी जगह पे आता है? जहाँ पे सिंगुलर शब्द होते हैं। और वी कहाँ आता है? जहाँ पर प्लूरल होते हैं, एक वचन और ये बहुवचन। अब सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। ये यू ही रहता है, चाहे अकेले के लिए हो चाहे बहुतों के लिए हो, यू ही। अब थर्ड में ही भी आता है। लड़कों के लिए ही आता है, लड़की होती है तो शी आता है, ज़्यादा होते हैं तो दे आता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल्स के लिए इट आता है। पर्सनल को 2 तरीके से करते हैं। एक तो सब्जेक्ट के जैसे यूज़ करते हैं, और दूसरा हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह से यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट में हम ये सब, ऑब्जेक्ट में वो भी देखो, इसके नीचे ही लिख देती हूँ। आई है तो उसकी जगह पे अगर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या होगा? मी। यू, वी की जगह पर अस। यू ही रहता है, यू के साथ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ही के साथ हिम, शी, हर, दे का देम, और इट का इट ही रहता है। ये क्या है? पर्सनल, यानी स्पेसिफिक किसी एक आदमी के बारे में बात होती है तब पर्सनल प्रोनाउन वो ये और इस तरीके से यूज में आते हैं। अगला था पजेसिव प्रोनाउन। POSSESSIVE। पजेसिव में हम पोजेशन दिखाते हैं, यानी हम क्या दिखाते हैं? अधिकार। जहाँ भी अधिकार के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना होता है तो वो कौन से यूज़ करते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। और वो कौन कौन से हैं? माइन, हिज, हर्स और आर्स, देयर्स, इट्स। ठीक है, जहाँ भी अधिकार जताना होता है वहाँ पे इन प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तीसरा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिंग में क्या होता है? वर्ड की जो एंडिंग होती है, वर्ड एंडिंग, कुछ याद आ रहा है? वर्ड एंडिंग में क्या आ जाता है? सेल्फ या LVE सेल्फ, ये आ जाता है। जैसे माई सेल्फ। यू के साथ क्या आता है? दोनों ही आते हैं। योर सेल्फ भी अगर एक है, और अगर एक से ज़्यादा है तो योर सेल्फ्स, हिम,
सेल्फ, आर सेल्फ एक्सेट्रा। ठीक है। अगला रिफ्लेक्सिव के बाद में आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, मैंने शायद इसी क्रम में पढ़ाया, तो मैं एक बार उसी तरीके से आपको रिवाइज करा रही हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या दिखाता है? ये एक्सप्रेस करता है पोजीशन को। किसको करता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा, एक और मैंने पढ़ा था, वो मैंने भी छोड़ दिया है, रेसिप्रोकल। पहले वो, चलो यही पढ़ा देती हूँ। एक्सप्रेस क्या कर देता है? पोजीशन को। पोजीशन किस तरीके से, चाहे वो डिस्टेंस की हो, चाहे वो टाइम की हो, वो कैसे होती है? दिस दैट। दीज और दोज। जैसे कि आपको ये बात पता है कि मतलब जो बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे ना, दिस क्या है? पास के लिए कोई एक चीज़ होगी तो दिस, दूर है तो दैट, एक पास में है बहुत सारी चीज़ें हैं, दीज दूर में बहुत सारी चीज़ें हैं तो दोज। इसमें ये पोजीशन को बताएगा, इसमें आपका टाइम भी बताता है। जैसे मान लो टाइम है, टाइम भी मतलब कुछ पास आ रहा है टाइम, तो वो उसके लिए दिस या दीज यूज़ किया जाएगा, और दूर है, थोड़ा दूर है टाइम, तो उसके लिए दैट या दोज करा जाएगा। तो अब जो एक हमने थोड़ा छोड़ दिया था, पहले उसी को ले लेते हैं। कितने हो गए थे? 4। 5वां नंबर डालती हूँ। पांचवें में था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या दिखाता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसमें ये क्या है? 2 तरीके का है। एक क्या है? ईच अदर, और दूसरा क्या था? वन एंड अदर। इसमें 2 लोगों के बीच, हाँ, तब ये वाला प्रोनाउन यूज करते हैं। और अगर 2 से ज्यादा हो तो वन एंड अदर। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा। ठीक। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो पुराने वीडियोस आप देखिएगा, तो आपको ये, तब मैं तो अभी थोड़ा थोड़ा सा बस एक वर्ड्स बताती जा रही हूँ। इनडेफिनिट, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, उसके अपोजिट है। उसमें क्या था? एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में होती है, इसमें एक जनरल बात होती है। तो ये डिनोट्स पीपल, पीपल कह लो और थिंग्स कह लो, किसका? इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक। जब हम जनरल बात करते हैं तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ लिख देती हूँ बस, आप फिर, जैसे ईच है, ऑल है, एवरी, एवरी में सब कुछ आ जाएगा, एवरी वन आ जाएगा, एवरीबॉडी आ जाएगा, एवरीथिंग आ जाएगा। इसी तरीके से सम में भी यही है कि सम वन आ जाएगा, समबडी आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा, मोस्ट आ जाएगा, इसके अलावा आइदर नाइदर आ जाएगा। और ये एटसेट्रा बहुत सारे हैं, ये आप इसको और देख लीजिएगा। फ्यू है, सम है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब बस 6 तो हो गए हैं, अब केवल 2 बचे हैं। और 2 जो हैं आज वो थोड़ा सा ना बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बस उसको हम समझेंगे आराम आराम से। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, आराम से समझिएगा, नहीं आए तो फिर से पूछिएगा। तो फिर 7वां ही नंबर डाल देती हूँ। ये क्या है? रिलेटिव।
रिलेटिव, रिलेटिव क्या होते हैं? हमारे सगे संबंधी होते हैं ना, उसी से ही थोड़ा थोड़ा ये मिलती जुलती परिभाषा है। इट इज, ये बताइए कि जो रिलेटिव, रिलेटिव से आपको क्या समझ में आया कि रिलेटिव सगे संबंधी आया ना, तो इसमें अब सगे संबंधी की बात क्या है? इसमें सगे संबंधी की ये बात आई कि हम जिस नाउन के बारे में पहले बात कर चुके होते हैं उसके लिए ही जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो इट इज यूज्ड टू रेफर टू nouns mentioned previously. Previously माने पहले, mention माने मेंशन करना, बताना। नाउन तो पता ही, नाउन में इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पर्सन, पर्सन की जगह मैं यहाँ पे पीपल लिख देती हूँ क्योंकि पर्सन का बहुवचन क्या हो गया? आप और थिंग्स हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, तो है ही नाउन की डेफिनेशन में यही तो सब आता है। और क्या था? प्लेसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपके आइडियाज़ भी हो सकते हैं, आइडियाज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो जो कि पहले आ चुका हो। और हम इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली, मतलब हम जिसके बारे में बार बार पहले बात कर रहे हों तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके लिए हम एक बात और भी बोल सकते हैं, वो क्या? इट कैन बी यूज्ड टू join two sentences. ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम एक और है कि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। अब ये हैं कौन कौन से? हु, whom, whose, which और that। लेकिन अब इनके उसमें ना आपको जो समझना क्या कि थोड़ा थोड़ा इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हमें आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करना है कि कहाँ हु यूज़ होगा, कहाँ हुम होगा, कहाँ हुज होगा, विच होगा, दैट होगा। और बाकी तो पता चल ही गया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। वो प्रोनाउन जो कि जिस नाउन के बारे में पहले से ही बात चली आ रही है उसके बारे में अगर हमें प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो ये रिलेटिव प्रोनाउन में से यूज़ करना पड़ेगा। और यह दो सेंटेंस को जोड़ना है तब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हम हु और हुम देख लेते हैं। क्या? हु और हुम, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखती हूं मैं। हु ओपन्ड द डोर, किसने दरवाज़ा खोला? इसका आंसर बताइए क्या आएगा? कोई ना कोई नाउन ही आएगा ना, सॉरी कोई ना, हाँ इसका आंसर कोई ना कोई नाउन ही आएगा। और फिर नाउन की जगह जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो क्या? प्रोनाउन। अगर नाउन ही नहीं होगा तो आप प्रोनाउन कहाँ से यूज़ करोगे? प्रोनाउन कहाँ यूज़ होगा? नाउन की जगह पर ही होगा। तो हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं? ही कर सकते हैं, शी कर सकते हैं। भाई राम होगा, सीता होगा, या कई सारे लोग होंगे, यही होगा ना। दे होगा, इट होगा। हु का आंसर यही आएगा ना। यानी ये हु किसके जैसे, किस जगह पे यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के जैसे। हु जहां भी यूज किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से, वो कैसे यूज होगा? एक सब्जेक्टिव की तरह से। जैसे अब दूसरा है हुम।
whom और who का अंतर समझना है। और whom जैसे आपने पढ़ा है ज़्यादातर कैसे यूज़ हुआ है, whom ऑब्जेक्टिव के जैसे ही यूज़ हुआ है। तो whom are यू और जोड़ दूँ, यहीं पे जोड़ दूँ क्या, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर whom यूज हुआ, तुम किससे बात कर रही हो, तो जो किससे बात करेंगे उसकी जगह पे तो कोई नाउन ही आएगा ना, who की जगह भी नाउन और whom की जगह भी नाउन। आंसर जब भी आएगा who आएगा तो भी आंसर नाउन में आएगा, अगर whom आएगा तो भी आंसर नाउन में आएगा। तो जब नाउन होगा वहीं पर ही हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। who कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के जैसे करेंगे, और whom ऑब्जेक्ट के जैसे। तो अगर वो ही है तो क्या आ जाएगा, वो हिम आ जाएगा आंसर। शी है तो हिज आ जाएगा, दे है तो दैम आ जाएगा, और इट है तो वो इट ही रहेगा। यानी ये किसके जैसे यूज होगा, ऑब्जेक्ट के जैसे। तो इसमें अंतर यही है कि हु सब्जेक्टिव है और हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको आप अंतर शायद समझ गए होंगे कि हु और हुम का हमें किस तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर आपका ये इट शब्द है, इट क्या होता है, पेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर वो पेट्स आपके ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, अगर वो पेट्स आपके पालतू हैं तो उनको कैसे है, ही शी के उसमें ही रखते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रीट डॉग हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं तब आप उनकी जगह पर क्या करेंगे, यूज़ इट करेंगे। अब हु और हुम हो गया, तो फिर अब अगला एक हुज देख लेते हैं। हुज थोड़ा अपने आप में अकेला है, इसके लिए बस ये कहाँ पे आता है, जहाँ अधिकार होता है, पोजेशन होता है, पोजेसन। ठीक है, वहाँ पे हुज का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हुज पेन इज दिस, तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज माई पेन। यहाँ पे हुज क्या है, हुज जब उसने पूछा तभी तो आंसर माई आया कि ये मेरा पेन है या ये तुम्हारा पेन है, कुछ भी है, लेकिन उसमें क्या है, एक अधिकार है। तो हुज कहाँ यूज होगा, अधिकार की जगह पर हुज यूज होगा। ठीक है, अब आपने अच्छा एक चीज जो हु और हुम करी थी वो किसके लिए हो रही थी, लिविंग थिंग के लिए यूज हो रही थी। अब जैसे एक हमारे क्या बचे हैं, ये और बचे हैं, विच और दैट। मैं लिख दूं क्या यहाँ पर, हु और हुम किसके लिए है, लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, और विच और दैट किसके लिए है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। कि अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि इसका एग्जाम्पल आप कैसे लोगे। अच्छा, मैंने ना भी शायद हु और हुम को भी लिविंग थिंग के जैसे नहीं समझाया है ना, तो मैं पहले हु और हुम का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि द मैन हु stole your car has been caught। वो आदमी उस आदमी ने जिसने आपकी क्या करी है, कार चुराई है, वो पकड़ा गया। यानी इस आदमी के बारे में बार बार बात हो रही थी, तो यहाँ पर क्या आया, द मैन, जो इसके बारे में प्रीवियसली पहले से हम जुड़े हुए थे, मेंशन हो रही थी सेंटेंस में, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया है, हु।
और ये लिविंग थिंग के लिए। अब अगर ये नॉन लिविंग की बात होने जाए, मतलब ये क्या चीज़ थी, एक लिविंग। मेरे को आपको नॉन लिविंग और लिविंग का अंतर समझाना था। हाँ, अगर मान लो नॉन लिविंग के बारे में होगी तो हु यूज़ नहीं होगा। किस तरीके से, हिज कार विच, यहाँ पे हमने हु यूज़ नहीं किया, हु या हुम यूज़ नहीं किया, विच यूज़ किया है। हिज कार विच इज 2 days broke down। अगेन कर लेती हूँ, फिर से टूट गई। मतलब उसकी कार जिसे भी 2 ही दिन हुए थे वो फिर से टूट गई। अब यहाँ पे हिज कार क्या थी, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थी तो इसके साथ क्या यूज़ हुआ, या तो विच यूज़ होगा या दैट यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने विच यूज़ किया। अभी हम और समझेंगे कि यहाँ पर दैट क्यों नहीं यूज़ किया, वो भी आपको पता चलेगा कि हिज कार विच इज़ 2 days ब्रोक डाउन अगेन। और ऐसे ही यहाँ पर द मैन हु, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जैसे होता तो हम हुम यूज़ करते। अब जो हम पढ़ रहे थे विच और दैट, अमित, एग्जाम्पल ले रही हूँ, अमित wore the shoes that he, ये पहला सेंटर, he bought in आगरा। ध्यान से देखिएगा कि अमित ने पहने वो जूते जो उसने आगरा से खरीदे थे। अब मैं एक और लिखती हूँ, अमित wore the leather shoes अब यहां पर क्या आएगा, विच। अब देखिए सेंटेंस वही है, विच ही बॉट इन आगरा। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल एक है, थोड़ा सा फर्क है। क्या है कि यहाँ पर विच यूज़ हुआ है और यहाँ पर दैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमित ने पहने वो जूते जो कि वो कहाँ से लाया था, आगरा से। तो इन जूतों की खासियत क्या थी कि वो आगरा से लाया था। तो दैट वहाँ पे यूज़ होगा। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दोनों यूज़ होंगे। दैट वहाँ पर यूज़ में आएगा जहाँ पे जो अगली बात बोली जा रही है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे अमित वोर द लेदर शूज़, अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ बात पूरी हो गई कि अमित ने कौन से जूते पहने, भाई लेदर के। ये बात अपने आप में पूरी है। अगर हम इसके बाद में ये नहीं भी लगाएं तो भी चल जाएगा, लेदर की जगह हम बेस्ट शूज़ भी कर सकते थे, तो भी क्या हो गई, बात हमारी कंप्लीट सी लग रही है हमें। मतलब इसको और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं लग रही है। जबकि यहाँ से अमित ने जूते पहने, भाई समझ नहीं आ रहा कौन से जूते पहने, क्या थे, तो उसको भाई वो खास जूते जो कि उसने क्योंकि बात पहले से ही हो रही है ना, रिलेटिव की है क्या पहचान, यही तो है ना कि जिसके बारे में पहले से ही बात हो रही हो। तो आखिर जूते पहने, कौन से जूते पहने, भैया वो खास जूते पहने जो आगरा से लेके आए। जूते तो उसने जगह जगह से खरीदे होंगे ना, पर उसने वही जूते पहने हैं जो कि उसने आगरा से खरीदे थे। यहाँ तो अपने आप ही बात हो गई पूरी कि भाई उसने कौन से शूज़ पहने, लेदर के पहने। खास एक उसकी क्या पहचान हो गई, लेदर के पहने, या उसने अपने बेस्ट शूज़ पहने, यानी जो भी उसको सबसे, इतने सारे जूतों में जो सबसे ज़्यादा पसंद थे वो जूते पहने। तो यानी दैट के बाद क्या होती है, दैट सेंटेंस किस में आता है, जिसमें बाद की बात महत्वपूर्ण होती है। बाद की बात जो है महत्वपूर्ण है, वहाँ हम लगाएंगे दैट। ठीक है, और विच वहाँ लगाएंगे जहाँ जो बाद की बात है वो महत्वपूर्ण नहीं है, यानी उसके बगैर भी हमें अपना सेंटेंस कैसा लगता है, कंप्लीट लगता है। तो ये है अंतर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, हु और हुम कहाँ पे यूज़ होंगे, दोनों ही लिविंग थिंग्स के लिए होंगे।
हु जो होगा सब्जेक्ट पर्सन के जैसे यूज़ में, सब्जेक्ट प्रोनाउन के जैसे यूज़ में आएगा, और वो कहाँ पे आएगा, जहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ करने हैं वहाँ पे हुम आएगा। हुज कहाँ आएगा, हुज हमेशा पोजेशन, अपना अधिकार जताने की जगह पर जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है वहाँ पर आ जाएगा, प्रोनाउन यूज़ करना है। और विच और दैट दोनों ही किसके लिए आएंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए आएंगे। दैट वहाँ पे आएगा जहाँ पे बाद की बात महत्वपूर्ण है, और विच वहाँ आएगा जहाँ बाद की बात के बगैर भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। बस इतना सही है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो बेटा, इंग्लिश में ना क्या होता है कि कुछ भी एकदम रूल्स, कई जगह अपनी ही बात के एक्सेप्शन हो जाते हैं, लेकिन जो जितना भी है अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी मतलब काफ़ी कुछ आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला है हमारा लास्ट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी किसके जैसा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा ही। इट इज सिमिलर टू रिलेटिव प्रोनाउन, बट ये क्या बताता है, इसमें अब अंतर क्या है कि होता तो उसके पर ये कहाँ यूज होता है, बट इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। मतलब है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के ही जैसा, वही काफ़ी मिलते जुलते से ये है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। इसको एकदम पता चल जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो इसको क्वेश्चन आंसर्स के क्रम में ही हम पढ़ेंगे। इसको मिटा दूं, इसको मैं जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल में ऐसा, यहाँ पे में क्वेश्चन है और ये आंसर है कि क्या पूछेंगे तो किस तरीके से आएगा। हु टोल्ड यू, क्या पूछा है, हु टोल्ड यू मतलब किसने तुम्हें बताया, किसने बताया तुम्हें। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हु का आंसर क्या आएगा, कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तभी तो है ये कोई ना कोई नाउन आएगा तभी तो ये प्रोनाउन है। तो इसके लिए मान लो मैंने अमित ही लिख दिया, अमित टोल्ड यू। ध्यान दो, फिर से वही बात, हु किसके जैसे यूज हुआ, सब्जेक्ट के जैसे। अब इसकी जगह पर आ जाता है मान लो whom, whom did told you, यानी किसको बताया तुमने। तो इसमें क्या आ जाएगा, किसको तुमने बताया, आई टोल्ड, अमित कह लो, राहुल कह लो, गीता, सीता, कुछ भी लिख सकते हैं। अब whom किसके जैसे यहाँ पे यूज हो गया, ऑब्जेक्ट के जैसे। जो बात आप पहले से पढ़ते आ रहे थे वही है ना। अब ये हैं कौन कौन से, ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, पर कुछ एग्जाम्पल से ही आप देख लो। आप जैसे व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ, चलो, एन एक्सीडेंट, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए पर आजकल बहुत हो रहे हैं तो न्यूज़ पढ़ पढ़ के यही आ रहा है दिमाग में। व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ भैया, एन एक्सीडेंट हो गया है। क्या है ये, सब्जेक्ट। अब व्हाट ही है, देख लो, व्हाट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो आई
वांट कॉफ़ी। यहाँ पे किसके जैसे ये हो गया, ऑब्जेक्ट के जैसे हो गया। इसी तरीके से हुज भी आता है इसमें, हुज पेन इज दिस, तो ये भी क्या है, हुज भी क्या हो गया। इसी तरीके से सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पर कोई भी आंसर देंगे तो वो यहाँ पे उसका आंसर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जैसा लगेगा। इसी तरीके से विच भी है कि मतलब इसका आंसर क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन ही आएगा। विच केम फर्स्ट, भाई इसका भी आंसर क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन ही आएगा। तो ये क्या हो गए हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी ना दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक क्या होता है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो चलो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन का देख लें। डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह पे हम किस तरीके से करेंगे, पहले लिख देती हूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे हु आर यू, पहला यही लिख देती हूँ, हु आर। अब आप ये बताइए हु आर यू करते ही क्या आएगा इसका आंसर, कुछ भी आएगा, कुछ भी नाम आएगा। तो नाम भी क्या है, नाउन ही तो है ना। पहले ही पढ़ा था कि अगर नाम जब प्रोनाउंस होते क्या क्या है, नाउन क्या क्या है। नाउन किसी का नाम है, किसी का स्थान का नाम है, जगह का नाम है, एनिमल्स का नाम है, पर्सन का नाम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन ही आएगा। अगर मैं ये पूछूं व्हाट डू यू वांट, जैसे अभी पूछा ही था ना, या मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम का भी आंसर क्या आएगा, कोई ना कोई नाम ही आएगा। और व्हाट डू यू वांट का आंसर भी अगर वो देगा, मान लो उसे पेन पसंद है, पेंसिल पसंद है, उसको कोई एनिमल पसंद है, उसको कोई जगह पसंद है, या जो भी पसंद है वो भी क्या होगा, कोई ना कोई नाउन ही होगा। और ये मतलब ये आप लोग कर चुके हो, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वो बताए जा रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस की जगह पर भी दिस, इसका भी आंसर क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन ही आएगा इसका आंसर। कि विच भी देख लो, कौन सा पेन है, विच इज़ योर पेन है, बुक है, ये कुछ भी आंसर आएगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन ही आएगा। तो ये हु, व्हाट, हुज, विच, ये सब क्या है, एक तरीके से हमारे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इनको हम इनडायरेक्ट भी यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट किस तरह से यूज़ करेंगे वो सेंटेंस आप थोड़ा सा देख लीजिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बस मैं ऐसे ही लिख दूं। इनडायरेक्ट का क्वेश्चंस का क्या मतलब, डायरेक्ट मतलब हम दो जने आमने सामने खड़े हों और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आ जाएगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है कि वो हमारे सामने तो खड़ा नहीं है, हम किसी थर्ड पर्सन से कह रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि आई डोंट नो व्हाट शी wants। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, what she wants, कि वो क्या चाहती है। तो इसमें क्या हुआ, मैं किसी और से बोल रहा हूँ, किसी और से बोल रहा हूँ कि भाई वो क्या चाहती है। तो प्रश्न तो ये भी है ना, इंटेरोगेटिव तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा क्वेश्चन किस तरीके से हो गया है, इनडायरेक्ट तरीके से। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Do you know whose, देखिए whose, फिर से यहाँ पर whose जो है ना बार बार आ रहा है ना, ये वाली आपको बात अच्छे से पता चल जानी चाहिए कि ये इंटेरोगेटिव में भी आता है और रिलेटिव में भी आता है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस के हिसाब से समझना है कि कहाँ यूज़ करना है इसको। डू यू नो हुज कोट इज दिस। डू यू नो, हम किसी और से बात कर रहे हैं
क्या तुम जानते हो कि किसका कोट है ये है, कि ये कोट किसका। हमने ऐसे नहीं पूछा कि हुज कोट इज़ दिस, कि किसका कोट है, वो क्या हो जाता, डायरेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है, किसी और से कह रहे हैं कि ये किसका है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, टेल मी, whom, यहाँ पर फिर से whom जो है यूज में आया, टेल मी whom यू मीट कर देते हैं, वांट में लिखने जा रही थी। अगेन लिख देती हूँ इसको तो सेंटेंस के हिसाब से, कि टेल मी, बताओ, whom, किससे, यू, मैंने यहाँ थोड़ा, यू वांट, चाहते हो, टू मीट, कि मुझे बताओ कि किससे तुम मिलना चाहते हो। तो ये भी क्या हो गया है, ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि ये बस दो चार बार बार आ रहे हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में एक्चुअली में तो और भी चीज़ें यूज़ होती है ना, यही है मेन। आप ये तो रट लोगे, मुझे पता है इतना, लेकिन कन्फ्यूज़न क्या है, इंटेरोगेटिव हम लिखते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे हु होता है, हुम होता है जो हमने पढ़ लिए अभी तक, हुज होता है, विच भी पढ़ लिया, और वॉट भी पढ़ लिए। क्या है ये, प्रोनाउन। कौन से, इंटेरोगेटिव, बस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये तो आपने देख लिए। मुश्किल आपके कहाँ आने वाली है, अब आप बोलोगे कि वाई, हाउ, व्हेन और वेयर, कि भाई ये क्यों नहीं आया। भाई इंटेरोगेटिव करने में, किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव करने में ये भी तो यूज में आते हैं, पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये है। अब क्यों, क्योंकि प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पर आते हैं। यही है ना, सिंपल सी हम डेफिनेशन ये 100 बार पढ़ चुके हैं कि नाउन वो, प्रोनाउन वो हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। तो जब हम हु बोलते हैं तो आंसर क्या आ रहा था, कोई ना कोई नाउन ही आ रहा था, नाउन ही आ रहा था। लेकिन अगर हम वाई बोलेंगे, वाई क्यों, तो क्यों में कोई नाउन आता है, नहीं, पूरा कारण आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, कारण। जरूरी नहीं है कि नाउन आए, पूरा कारण आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम हाउ बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ का भी आंसर कोई भी नाउन नहीं होता है ना, उसमें बताने लगते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, उस तरह के आंसर्स में, पर इसका आंसर कोई भी नाउन नहीं होता है। वैन में भी, वैन में ज़्यादातर क्या आता है, समय आ जाता है, और समय तो है ही नहीं नाउन की परिभाषा में। नाउन की परिभाषा में क्या है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, और ये तो है ही नहीं, समय नहीं है। तो इसलिए ये भी प्रोनाउन की जगह नहीं कर सकते हैं। अब वेयर, कंफ्यूजन यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि भाई इनका आंसर तो नाउन में आ ही नहीं रहा है। जब नाउन में आंसर नहीं आ रहा है तो ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकते। लेकिन वेयर, वेयर का जब भी आंसर करते हो तो क्या आ जाता है, कोई ना कोई स्थान आ जाता है ना। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये प्रोनाउन क्यों नहीं है, वो इसलिए मैं सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ आपको, थोड़ा उससे समझ में आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, पहले मैंने लिख दिया क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव। ध्यान से देखिएगा, बस मेन आपको यहीं पे दिक्कत आने वाली है कि आप इन सबको क्या सोचोगे, सबके सब क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जबकि एक्चुअली में ये है ही नहीं कि वेयर डू यू लिव। अब आप बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे, आई लिव आगरा देंगे क्या, नहीं। अगर ये देंगे तो सही है, क्योंकि भाई आगरा क्या आ गया, एक प्लेस आ गया, और हमारी प्रोनाउन वाली डेफिनेशन सही हो गई। ऐसा है ही नहीं, जबकि हम क्या करते हैं, आई लिव इन आगरा, और इन आगरा क्या है, एडवर्ब है। ये हम बाद में एडवर्ब का जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये इन आगरा होने की वजह से हमने क्या किया, वेयर का आंसर प्रोनाउन नहीं आया है बल्कि एक एडवर्ब आया है, इसलिए वेयर प्रोनाउन के जैसे यूज नहीं करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वेयर का ही, कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग।
मैंने आंसर दे दिया कि आई एम कि वेयर आर यू गोइंग, तो मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू स्कूल। टू स्कूल भी अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है। यानी वेयर का जब भी हम आंसर करते हैं तो कोई प्लेस के साथ में कुछ ना कुछ लग के आ जाता है, जिससे वो नाउन नहीं रहता है, एडवर्ब हो जाता है। और एडवर्ब की जगह पे जो शब्द प्रयोग में आते हैं वो तो प्रोनाउन है नहीं, प्रोनाउन की डेफिनेशन तो ये है नहीं, तो इसलिए ये सब प्रोनाउन के जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन में नहीं आते, यही शब्द आते हैं प्रोनाउन की तरह से। तो आज ये हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या होता है हम लोग ना मोटा मोटा तो पढ़ लेते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या है, प्रोनाउन की परिभाषा क्या है, लेकिन एग्जाम में परिभाषाएं आती नहीं है, एक्सरसाइज आती है करने के लिए, जब वो सेंटेंसेज आते हैं तब हमें समझने में मुश्किल होती है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको अलग अलग डिटेल में समझा के, जिससे कि आप जब अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आपने कई चैप हो गए हैं, चार उसमें ये प्रोनाउन कंप्लीट हुआ है, तो अब तक आपको प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। बाकी तो बेटा प्रैक्टिस है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए आज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ग्रामर तो खासकर तभी अच्छी होगी। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो आपको फिर वही बात जो कहते हैं लास्ट में कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए और ढेर सारे अपने कमेंट्स भेजिए, और सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।